Good morning, students. In class 12th, yesterday we have discussed the AC जनरेटर. ठीक है, तो AC जनरेटर के बारे में स्टडी किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या है? हर घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, आपने स्टेबलाइज़र के अंदर देखा होगा कि अगर पीछे से वोल्टेज कम आती है तो हम उसको अप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं. ठीक है, तो कई जगह हमें स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो हमारे पास उस डिवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज. अगर लो वोल्टेज है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ठीक है, और ये कब एप्लीकेबल है? केवल एसी करंट के लिए. तो हम इसको डीसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है. और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या है? जब चेंजिंग करंट को पास करते हैं एक कोइल के अंदर तो सेकेंडरी कोइल के अंदर फ्लक्स है वो चेंज होता है, जिसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होती है. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? केवल एसी करंट के लिए. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. जो हाई को लो में कन्वर्ट करेगा उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है? तो जब भी आप ट्रांसफार्मर को देखोगे तो ये जो मैंने दिखाया है ये सॉफ्ट आयरन कोर है ताकि फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाया जा सके. ठीक है, ये जो P है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? प्राइमरी कोइल को. और ये S है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सेकेंडरी कोइल को. अगर प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न ये ज़्यादा है और सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है. अगर इसके अपोजिट देखें, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो इसके बाद है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या है? इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. यह है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे वाले वीडियो देख के वहाँ से समझ सकता है. कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर कोइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनको हम वाउंड करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. ठीक है, जो प्राइमरी कोइल है P इज कॉल्ड प्राइमरी और S है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कोइल. जो AC इनपुट है उसको हम प्राइमरी के अक्रॉस अप्लाई करेंगे और जो ट्रांसफॉर्म्ड AC होगी उसको हम सेकेंडरी कोइल से प्राप्त कर लेते हैं. ठीक है, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ कोइल इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी में ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से. ठीक है, तो ये किसके लिए? स्टेप अप के लिए. स्टेप डाउन में क्या होगा? मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर कम है और इसमें ज़्यादा है, तो ये स्टेप डाउन कहलाता है, जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है. वर्किंग देखो, वर्किंग में क्या है? एज द AC इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कोइल. तो हमने यहाँ से AC इनपुट को अप्लाई किया. द करंट थ्रो इट चेंजेस कॉन्टीन्यूसली. तो AC करंट है वो क्या है? लगातार. हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AC करंट को. तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोइल चेंजेस कॉन्टीन्यूसली. तो इसका जो फ्लक्स लिंकेज होगा सेकेंडरी के साथ वो चेंज होगा और जिसके कारण एक EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी कोइल के अंदर. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट होल फ्लक्स जनरेटेड बाय P कोइल्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोइल. तो जो फ्लक्स होगा वो किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ. तो वहाँ पर अगर d∅dt है वो क्या नोट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न. अगर EP हम यहाँ पर जो EP है वो क्या है? अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कोइल. और ES जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है ये किसको नोट करता है? अल्टरनेटिंग EMF जनरेटेड अक्रॉस द सेकेंडरी कोइल. और NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल. NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल. तो वहाँ पर हैंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो हम फैराडेज लॉ में क्या लिखते थे? EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है d∅dt. तो यहाँ पर EMF को हम क्या लिख सकते हैं? EP EMF अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कोइल किसके इक्वल होगी? माइनस साइन लिखते हैं. अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के अंदर,
ठीक है, और डी फाई बाई डी टी। और इसी तरह से सेकेंडरी के लिए लिख सकते हैं ई एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो लेफ्ट टर्म को लेफ्ट से और राइट टर्म को राइट से, तो सेकेंड को 1 से डिवाइड करेंगे तो ई एस बाई ई पी आ गया, और यहाँ पर डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी दोनों तरफ कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एन एस बाई में एन पी। तो यहाँ पर ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होगा किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए, उसको हम के से नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो के है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएं तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी उसका कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर। तो ये स्टेप अप के लिए। स्टेप डाउन के लिए क्या होगा, ये वैल्यू लेस होगी, यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम होगी, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में। अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये फैक्टर 1 से कम होगा, तो वो क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और फिर हमें पता है एज टोटल इनपुट पावर अप्लाइड वो हमेशा किसके इक्वल होगी, टोटल आउटपुट पावर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पावर के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके, पावर क्या होता है, V इंटू आई। अगर हम पावर को EMF की फॉर्म में लिखें तो वोल्टेज की जगह EMF EP लिख देंगे, और करंट अक्रॉस प्राइमरी कोयल किसके इक्वल होगा, EMF अक्रॉस सेकेंडरी इंटू में करंट अक्रॉस सेकेंडरी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर करंट वाली टर्म को एक तरफ करें, EMF वाली टर्म को एक तरफ करें, तो यहाँ पर हम इसको K लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें नोट करना है इफ ES इंक्रीजेज, अगर EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कोयल इंक्रीज तो IS विल डिक्रीज। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा, तो उसके अंदर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये हमें नोट रखना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर करंट क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है नोट, इट इज़ यूज टू ट्रांसफार्मर AC ओनली एंड DC कांट बी ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग इट। तो आपने ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कभी भी DC करंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर को, क्योंकि वहाँ पर करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी का अर्थ है वो कितना वर्क कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो हमारे पास होती है आउटपुट पावर बाय में इनपुट पावर, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर देखें तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के एनर्जी लॉसेज होते हैं एक ट्रांसफार्मर के अंदर। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है कॉपर लॉस, आपने इसको रीड करना है, आयरन लॉस, हिस्टेसिस लॉस, फ्लक्स लॉस, ह्यूमिंग नॉइस। ठीक है, तो ये कुछ तरह के लॉस है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपर लॉस क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है कॉपर वायर्स के अंदर, तो सम एनर्जी है वहाँ पर, कुछ एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम ए को ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। एडी करंट हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी मेटेलिक बॉडी है जब फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है इन द आयरन कोर ऑफ द एनर्जी लॉस्ट, जिसको हम रिड्यूस करते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करके। ठीक है, नंबर 3 है हिस्टेसिस लॉस। तो वहाँ पर जब हम बार बार रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे तो वहाँ पर जो है कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हिस्टेसिस लॉस। उसके बाद है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का अर्थ है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ड्यू टू द प्राइमरी कोयल कांट बी कम्प्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल। तो मैंने बताया था कि जब ट्रांसफार्मर को देखा था हमने, वहाँ पर मैंने कुछ वहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर की प्लेट्स डाल रखी थी। ठीक है, ताकि वहाँ पे फ्लक्स है वो पूरी तरह से लिंक्ड हो किसके साथ, सेकेंडरी कोयल के साथ, तो उसको फ्लक्स लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक ऐसा मटेरियल का यूज़ करके जिसकी हाई परमिएबिलिटी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक्ड हो सेकेंडरी कोयल के साथ।
उसके बाद है ह्यूमिंग नॉइस। ह्यूमिंग नॉइस क्या है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, यानी कई बार हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके जो हमने कोर लगाई है, सॉफ्ट आयरन कोर लगाई है, वो कई बार लूज रह जाती है, जिसके कारण उसके अंदर एक साउंड पैदा होती है, दैट इज ह्यूमिंग साउंड। ठीक है, तो दीज आर द रीज़न दैट आउटपुट पावर क्या होती है? हमेशा लेस होती है इनपुट पावर से, यानी एफिशिएंसी हमेशा 1 से या 100% से कम होती है। ठीक है, तो उसके बाद है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं? नंबर 1 है इट इज़ यूज्ड इन रेक्टिफायर्स विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रेक्टिफायर है वो हमारा 9th यूनिट है जो सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या करता है बेटा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो आप दो तरह के हमारे रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आपने ये रेक्टिफायर का यूज़ क्या होता है? एसी करंट को डीसी में। तो जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक स्टेप अप करनी होती है, स्टेप डाउन करनी होती है, क्योंकि एक बार अगर हम डीसी में कन्वर्ट कर देंगे करंट को, एसी को, तो उसके बाद उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए पहले ही एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नंबर 2 है ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लार्ज करंट फॉर वेल्डिंग पर्पज़। तो वहाँ पर अगर स्टेप डाउन होगा तो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा, तो वोल्टेज लो होगी तो करंट उसमें इंक्रीज होगा। तो आपको पता है हीट है वो क्या होती है? I²RT। तो अगर जितना ज़्यादा करंट हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद है इन द इंडक्शन फर्नेस वगैरह के अंदर अगर हाई हमें हीट को प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नंबर 4 है ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन टीवी, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सभी के अंदर हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा जो पावर ग्रिड है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या है? एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं ऐसे में। तो उसके बाद है ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज को हम प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या है? एक जो हमारी एक्सरे मशीन है उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।